ग्रे ट्रेस एक साधारण सा कार मैकेनिक जिसकी जिंदगी की गाड़ी वक्त से थोड़ा पीछे चल रही थी। अब दुनिया बदल चुकी थी। मशीनें अब इंसानों की जगह लेने लगी थी। सड़कों पर एआई से चलने वाली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भरमार थी जो इंसानों को बिना स्टीयरिंग व्हील पकड़े अपने आप ही उनकी मंजिल पे पहुंचा देती थी। ऐसे दौर में भी कुछ लोग थे जो पेट्रोल से चलने वाली पुरानी गाड़ियों के शौकीन थे। ग्रे उनकी गाड़ियां ठीक करता था। यही उसका शौक था और यही उसका पेशा। ग्रे से उलट उसकी पत्नी आशा जमाने के साथ चलती थी। वो कोबोल्ट नाम की एक टेक कंपनी में काम करती थी। सोच में जमीन आसमान का फर्क था, फिर भी दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। आज की शाम ग्रे एक पुरानी कार की डिलीवरी देने जा रहा था। उसका ये क्लाइंट काफी खास था, इसलिए उसने आशा को भी साथ ले लिया ताकि वो भी उस शख्स से मिल सके। ग्रे उसे एक झील के किनारे खाली मैदान में ले आया जहां केवल दो खड़ी चट्टानें नजर आ रही थी। उन्हीं चट्टानों के बीच था एक छुपा हुआ तहखाना जिसके अंदर था एक विशाल और बेहद आलीशान घर। वहीं उनकी मुलाकात एरन कीन से हुई। एरन एक टेक जीनियस जिसने कम उम्र में ही $1 बिलियन कंपनी खड़ी कर दी। उसकी कंपनी वेसल एआई कंप्यूटर्स बनाती थी। आशा एरन से मिलकर काफी उत्साहित थी। उसने बताया कि वो भी कोबोल्ट नाम की टेक कंपनी में काम करती है जो मिलिट्री के लिए एडवांस्ड वेपन्स और ह्यूमन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। आशा ने मजाक में कहा, जल्द ही हमारी कंपनी तुम्हारी बराबरी कर लेगी। एरन हल्के से मुस्कुराया और बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, चलो दिखाता हूँ क्यों। फिर वो दोनों को अपनी लैब में ले गया जहां उसने अपना नया आविष्कार दिखाया, एक एआई चिप जिसे उसने नाम दिया था स्टेम। आशा ने पूछा, ये स्टेम क्या कर सकता है? एरन ने जवाब दिया, सब कुछ। कोई भी सिस्टम चला सकता है, किसी से भी बात कर सकता है और सबसे मुश्किल कैलकुलेशंस भी सेकंडों में कर सकता है। मानव जाति के लिए ये मेरा सबसे बड़ा तोहफा है क्योंकि इससे तेज दिमाग आज तक किसी ने नहीं बनाया। इस पर ग्रे हंस दिया और तंज भरे लहजे में बोला, तोहफा? हाँ मगर तुम्हारा ये तोहफा न जाने कितनों की नौकरी खा जाएगा। एरन बिना मुस्कुराए घूरता रहा जैसे वो बात सीधी दिल में उतर गई हो। कुछ देर बाद ग्रे और आशा की ऑटोमेटिक कार से घर लौट रहे थे। सफर लंबा था, कार एआई चला रहा था और ग्रे और आशा एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। तभी ग्रे को एहसास हुआ कि गाड़ी गलत दिशा में जा रही है। आशा ने तुरंत रुकने का कमांड दिया मगर बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी अब उनके कंट्रोल में नहीं थी। कुछ ही पलों में कार एक सुनसान इलाके में जाकर क्रैश हो गई। दुर्घटना भयानक थी लेकिन किस्मत से ग्रे और आशा को गंभीर चोटें नहीं आई। एआई कार ने तुरंत खुद इमरजेंसी नंबर डायल कर दिया लेकिन इतने में ही एक कार वहां आकर रुकी। उस कार से 4 नकाबपोश आदमी उतरे। उन्होंने ग्रे और आशा को घसीट कर कार से बाहर निकाला और फिर उनमें से एक आशा के साथ बदतमीजी करने लगा। ग्रे ने घबराकर कहा, क्या चाहिए तुम्हें? कार, वॉलेट, मोबाइल सब ले जाओ, बस मेरी पत्नी को छोड़ दो। लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने आशा को गोली मार दी। ग्रे की आंखों के सामने उसकी दुनिया उजड़ गई। वो चीख भी ना सका। फिर उन्होंने ग्रे को भी धर दबोचा और उसे भी गर्दन के पीछे गोली मार दी। उन्होंने ग्रे और आशा का सारा सामान चुरा लिया और वहां से भाग गए। हालांकि ग्रे की सांसें अभी चल रही थी पर वो बिल्कुल लाचार था। उसने अपनी बीवी को दम तोड़ते देखा मगर हिल तक नहीं पाया। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची। आशा की लाश बरामद हुई और ग्रे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। 3 महीने तक चले इलाज के बाद ग्रे की जान तो बच गई लेकिन गर्दन में लगी गोली ने उसका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज कर दिया। कंधे से नीचे उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। अब ग्रे बस एक बेबस शरीर था। व्हील चेयर पर पड़ा, खुद से ना उठ सकता था ना खा सकता था। एक एआई रोबोटिक हैंड उसे खाना खिलाता और दवाइयां देता। उसकी माँ उसका ख्याल रखती थी लेकिन ग्रे के लिए जिंदगी अब बोझ बन चुकी थी। बस एक उम्मीद बची थी जिसके सहारे वो जी रहा था। वो अपनी पत्नी के कातिलों को सलाखों के पीछे देखना चाहता था लेकिन उसकी ये उम्मीद भी तब चकनाचूर हो गई जब पुलिस डिटेक्टिव कोर्टेज ने ग्रे को पुलिस स्टेशन बुलाया और बताया कि आशा के कातिल अब तक नहीं पकड़े गए। हालांकि उस रात पुलिस का ड्रोन कैमरा घटना स्थल पर मौजूद था लेकिन फुटेज धुंधली थी। कातिलों की कोई पहचान नहीं हो सकी। डिटेक्टिव ने ग्रे को तसल्ली दी कि अगर वो मदद करे तो शायद कातिल मिल जाएं। मगर ग्रे समझ चुका था ये सिर्फ एक औपचारिकता थी। वो जान गया था आशा के कातिल अब कभी नहीं पकड़े जाएंगे। निराश और गुस्से में ग्रे घर लौट आया। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसकी पत्नी के कातिल अब भी आजाद घूम रहे हैं। दुख में उसने पेन किलर का ओवरडोज ले लिया जिससे वो अपना होश खो बैठा। गनीमत थी कि उसके घर पे लगे एआई सिस्टम ने वक्त रहते एम्बुलेंस को कॉल कर दिया जिससे ग्रे की जान बच गई। लेकिन ग्रे अब जीना ही नहीं चाहता था। वो मायूसी से हॉस्पिटल की बेड पर पड़ा था।
तभी दरवाजा खुला। अंदर उसका क्लाइंट एरन आया। एरन ने अफसोस जताते हुए कहा, ग्रे, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें दोबारा चलने लायक बना दूं तो। ग्रे चौंक गया और सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। एरन बोला, तुम्हें मेरी एआई चिप स्टेम याद है? अगर इसे किसी इंसान के अंदर फिट किया जाए तो वो बेहद तेज, ताकतवर और इंटेलिजेंट बन सकता है। अगर तुम्हारे शरीर में ये चिप लगाई जाए तो ये तुम्हारे ब्रेन और बॉडी के बीच टूटा हुआ न्यूरल कनेक्शन फिर से जोड़ देगी और तुम फिर से चल सकोगे, बिल्कुल पहले की तरह। ग्रे हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारा शुक्रिया, पर मैं तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के लिए लैब रैट नहीं बनना चाहता। मुझे बस सुकून से मरने दो। एरन कुछ पल रुका, फिर बोला, सोच लो ग्रे, ये टेक्नोलॉजी तुम्हारी पत्नी को तो वापस नहीं ला सकती, पर तुम्हें एक नई जिंदगी जरूर दे सकती है, और मुझे पूरा यकीन है आशा भी यही चाहती। इतना कहकर एरन वहां से चला गया। ग्रे के पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी, लेकिन उसके अंदर एक ख्याल जरूर था, अगर वो ठीक हो गया तो अपनी पत्नी के कातिलों को खुद सजा दे सकेगा। वो एरन के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया। एरन और उसकी मेडिकल टीम ने एक सर्जरी की जिसमें ग्रे की गर्दन के पीछे एआई चिप स्टेम इम्प्लांट की गई। स्टेम सीधे ग्रे के दिमाग से जुड़ गया। सर्जरी के बाद जब ग्रे होश में आया, वो चल पा रहा था। विज्ञान के इतिहास में ये एक चमत्कार जैसा था। ग्रे को खुद यकीन नहीं हो रहा था। उसने हैरानी से पूछा, मेरे शरीर को कौन चला रहा है, मैं या स्टेम? एरन मुस्कुराया और बोला, रिलैक्स, तुम्हें रोबोट नहीं बनाया मैंने, तुम्हारा दिमाग सिग्नल भेजता है, स्टेम उसे एक्शन में बदलता है, बस एक सुपर असिस्टेंट की तरह। अब ग्रे फुर्तीला महसूस कर रहा था। स्टेम की मदद से वो काफी तेजी से दौड़ भी सकता था। इसी बीच एरन ने ग्रे को एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को दिया और कहा, अब एक जरूरी बात, मेरे इस आविष्कार को ह्यूमन टेस्ट के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने में कई साल निकल जाते, लेकिन मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने सीक्रेटली इसे तुम पर टेस्ट किया है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को तुम्हें सीक्रेट रखना होगा। भले ही तुम चल फिर सकते हो, लेकिन दुनिया की नजरों में तुम्हें अपाहिज बनकर ही रहना होगा। ग्रे ने कोई सवाल नहीं किया, बस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया और अपनी व्हील चेयर पर बैठकर घर चला आया। घर आकर दरवाजा बंद करने के बाद ही वो चेयर से उठा। तभी उसने देखा कि डिटेक्टिव कॉर्टेज उसके घर पर उसकी पत्नी की मर्डर की केस फाइल्स छोड़ गई थी, इस उम्मीद में कि शायद ग्रे को उसमें कोई सुराग मिल जाए। ग्रे उस दिन पुलिस ड्रोन से रिकॉर्ड हुई वीडियो फुटेज देखने लगा, लेकिन फुटेज क्लियर नहीं थी, इसलिए ग्रे को कातिल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। ग्रे गुस्से में शराब पी रहा था कि अचानक उसे एक आवाज आई, क्या तुमने फुटेज में एक चीज नोटिस की? ग्रे चौंक गया, इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ा घबराकर बोला, कौन है, कहाँ हो, सामने आओ। आवाज फिर आई, शांत हो जाओ ग्रे, मैं हूँ स्टेम, वही सिस्टम जो अब तुम्हारा शरीर चला रहा है, और हाँ, मैं तुम्हारे अंदर से बात कर रहा हूँ। ग्रे का गिलास हाथ से छूटते छूटते बचा। एक पल को उसे लगा, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया। तभी स्टेम ने कहा, रिलैक्स ग्रे, तुम पागल नहीं हुए, सर्जरी के दिन से ही मैं तुम्हारे अंदर हूँ, जो तुम देखते हो मैं भी देखता हूँ। ग्रे घबरा गया और बोला, क्या कोई और भी तुम्हें सुन सकता है? नहीं, स्टेम बोला, मुझे सिर्फ तुम सुन सकते हो। ग्रे ने एक और सवाल दागा, तुम मेरा दिमाग पढ़ सकते हो क्या? स्टेम ने जवाब दिया, नहीं, जब तक तुम मुंह नहीं खोलोगे तब तक मैं जेंटलमैन बना रहूंगा। फिर स्टेम बोला, अब सुनोगे क्या कि मैंने फुटेज में क्या नोटिस किया? ग्रे ने हाँ में जवाब दिया। स्टेम ने कहा, जिसने आशा को गोली मारी उसके हाथ में कोई बंदूक थी ही नहीं। ग्रे चिढ़कर बोला, अगर गोली मारी है तो बंदूक भी होगी, ये कोई मजाक है क्या? स्टेम ने कहा, बंदूक उसके हाथ में नहीं, उसके हाथ के अंदर इम्प्लांट की गई थी। ग्रे सन्न रह गया। जब उसने फुटेज दोबारा देखा तो सच में कातिल ने अपने हाथ से ही आशा को शूट किया था, बिना किसी हथियार के। पर यह कैसे मुमकिन था? तभी स्टेम ने ग्रे का ध्यान फुटेज में एक और शख्स की ओर खींचा। उसके हाथ पर कोई अजीब सा टैटू था जो बारकोड जैसा लग रहा था। ग्रे ने आंखें मिचमिचाकर देखा और कहा, कुछ दिख नहीं रहा यार, ब्लरी है। स्टेम बोला, तुम्हें नहीं दिख रहा, लेकिन मैं देख सकता हूँ। अगर इजाजत दो तो तुम्हारे हाथ से इसे कागज पर उतार दूं। ग्रे ने अनमने ढंग से कहा, कर लो, देखते हैं क्या उगलते हो। स्टेम ने ग्रे से कागज और पेंसिल उठाने को कहा और बोला, अब बस रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारे हाथ अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगले ही पल ग्रे का हाथ तेजी से चलने लगा और कुछ ही सेकंड्स में एक साफ सुथरा बारकोड टैटू कागज पर उभर आया। ग्रे आंखें फाड़कर देखता रह गया। स्टेम ने कहा, अब तुम्हारा शरीर वापस तुम्हारे कंट्रोल में है ग्रे। ग्रे ने देखा कि वो तो मिलिट्री टैटू था, एक बारकोड टैटू जिसमें मिलिट्री सोल्जर्स के एड्रेस होते हैं, यानी कि वो आदमी एक मिलिट्री सोल्जर था। स्टेम ने टैटू से उस आदमी का एड्रेस डिकोड कर ग्रे को बताया। ग्रे उत्साहित हो उठा। उसने कहा,
यकीन नहीं होता स्टैम, तुमने तो एक ही झटके में कातिल का एड्रेस निकाल लिया। मैं अभी डिटेक्टिव कॉर्टेज को इसके बारे में बताता हूँ। लेकिन स्टैम ने उसे टोका। क्या कर रहे हो ग्रे? भूल गए तुमने एरन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके मुताबिक तुम किसी को नहीं बता सकते कि तुम चल फिर सकते हो। जब डिटेक्टिव तुमसे पूछेगी कि ये टैटू तुमने कैसे ड्रॉ किया, तो क्या जवाब दोगे? ग्रे ने कॉल कट कर दिया और स्टैम से कहा, तो अब मैं क्या करूं? स्टैम ने कहा, पहले तुम खुद उस आदमी के एड्रेस पर जाओ और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करो। ग्रे को यह आइडिया सही लगा। ग्रे अपनी व्हीलचेयर पर ही उस आदमी के घर जा पहुंचा और छुपकर उस पर नजर रखने लगा। जब वो आदमी अपने घर से निकला तो ग्रे चुपके से उसके घर के अंदर जा घुसा, लेकिन उसे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही थी जो उस आदमी को कातिल साबित कर सके। तब स्टैम ने कहा, ग्रे वो टेबल, उसके पास जाओ और कहो ऑन। ग्रे ने वैसा ही किया। ऑन कहते ही टेबल पर एक डिस्प्ले ऑन हो गया। वहां कुछ मैसेजेस थे। स्टैम ने 1 सेकंड से भी कम वक्त में सारे मैसेजेस पढ़ लिए और कहा, इन मैसेजेस में ओल्ड बोन्स शब्द का बार बार जिक्र किया गया है। क्या तुम्हें अंदाजा है कि ये क्या हो सकता है? ग्रे ने कहा, हाँ, ये ओल्ड बोन्स एक बार का नाम है जो मेरे पुराने घर के पास ही है। इन्हीं बातों के बीच वो आदमी अचानक घर लौट आया। उसने ग्रे को देखा और सीधा हमला कर दिया। वो बेहद ताकतवर था। ग्रे को जमीन पर गिराकर उसका गला दबाने लगा। ग्रे बुरी तरह फंस चुका था। वो घबराकर चिल्लाया, स्टैम मदद करो। स्टैम ने जवाब दिया, जरूर, लेकिन पहले तुम्हें अपनी बॉडी का फुल कंट्रोल मुझे देना होगा। ग्रे ने हाँ कहा और अगले ही पल उसका शरीर स्टैम के कब्जे में था। ग्रे उठ खड़ा हुआ। अब उसके मूवमेंट किसी मशीन की तरह तेज और सटीक थे। वो हर वार से बचते हुए उस आदमी को पीटने लगा। ग्रे खुद बस अंदर से देख रहा था, जैसे अपनी ही बॉडी में एक पैसेंजर हो। ग्रे उसे मारना नहीं चाहता था। वो बार बार कहता रहा, रुक जाओ, बस करो। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने चाकू निकाला, स्टैम ने पलटकर वही चाकू उसके मुंह में घुसेड़ दिया और उसका जबड़ा चीर डाला। वो तड़प कर मर गया। स्टैम बोला, अब कंट्रोल तुम्हारा है ग्रे। ग्रे की तो जान हलक में अटकी हुई थी। उस आदमी की लाश देख उसने उल्टी कर दी। ग्रे बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। उसे लग रहा था कि अब उसका जेल जाना तय है। तब स्टैम ने कहा, घबराओ मत ग्रे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस अपने फिंगरप्रिंट्स यहाँ से साफ करो और निकल जाओ। ग्रे ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद पुलिस ने उस आदमी की लाश बरामद कर ली, लेकिन जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तब एक भयानक दृश्य ने डॉक्टर के होश उड़ा दिए। डॉक्टर ने डिटेक्टिव कॉर्टेज को बुलाया। उसने बताया कि उस आदमी का नाम सर्क ब्रेंटनर था। डॉक्टर को उसकी गर्दन की मांसपेशियों में वायर्स दबी मिली। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सर्जरी के जरिए मसल में कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इम्प्लांट कर रखा हो। उसके सीने में भी छोटे छोटे कंप्यूटर इम्प्लांट्स छिपे थे। डॉक्टर ने पहले कभी ऐसे एडवांस्ड इम्प्लांट्स नहीं देखे थे। इसके बाद डॉक्टर ने कॉर्टेज को एक ऐसी चीज दिखाई जो डरावनी थी। उसके हाथ की मांसपेशियों में एक हथियार भी फिट थी। असल में वो एक वर्किंग गन थी, जिसका बुलेट लोडिंग मैकेनिज्म हाथ के टिश्यू में ही छिपा था। लग रहा था जैसे उस आदमी को एक चलता फिरता हथियार बनाने की कोशिश की गई हो। तभी डिटेक्टिव ने डॉक्टर से पूछा, इस आदमी के घर पर किसी के जूते के निशान भी मिले थे, उसका कुछ पता चला? इस पर डॉक्टर ने बताया कि वो जूते सर्क के नहीं थे, पर उसमें ग्रीस लगी हुई थी। ग्रीस जो पुराने जमाने की गाड़ियों के इंजन में लगाए जाते थे। ये सुनते ही डिटेक्टिव के दिमाग में केवल एक शख्स का चेहरा बस गया, ग्रे का, जो पुरानी गाड़ियां ठीक करने वाला शहर का इकलौता बंदा था। डिटेक्टिव उसी वक्त से ग्रे की तहकीकात में लग गई। दूसरी ओर एरन स्टेम की मदद से ग्रे की हर हरकत पर नजर रख रहा था और अब चिढ़ा हुआ था, क्योंकि ग्रे स्टेम का इस्तेमाल अपनी पत्नी के कातिलों से बदला लेने के लिए कर रहा था। एरन को ये डर था कि अगर सरकार को उनके सीक्रेट ट्रायल की भनक लगी तो स्टेम हमेशा के लिए छीना जा सकता है। उसने ग्रे को साफ कहा कि वो बस एक एक्सपेरिमेंटल पेशेंट है और अगर उसने स्टेम को दोबारा अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया तो उसे वापस व्हील चेयर में ही पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। लेकिन ग्रे अपनी पत्नी की मौत का बदला लिए बगैर शांत नहीं बैठने वाला था। घर आकर उसने स्टेम से पूछा कि उसे आगे क्या करना चाहिए। तब स्टेम ने उसे ओल्ड बोन्स की याद दिलाई, वही बार जिसके बारे में उन्हें सर्क के मैसेजेस से पता चला था। ग्रे उसी वक्त अपनी व्हीलचेयर पर ओल्ड बोन्स बार आ गया। काफी खतरनाक थी वो जगह। सबके सब वहाँ गुंडे ही नजर आ रहे थे, लेकिन ग्रे जरा भी डरा नहीं। उसने आवाज ऊंची कर वहाँ मौजूद लोगों से कहा, सुनो सबके सब, सर्क नाम का एक बंदा था जिसने कुछ लोगों के साथ मिलकर मेरी पत्नी की हत्या की थी। अगर कोई भी सर्क के साथ इस हत्या में शामिल था तो अपने हाथ उठाओ। ये सुनकर सब हंस पड़े। तभी एक भारी भरकम आदमी उठा। नाम था टोलन। उसने ग्रे को घूरते हुए कहा, घर जा बच्चे, वरना तेरी ये जो खोपड़ी हिलने लायक बची है उसे भी चटका दूंगा। ग्रे समझ गया कि टोलन जरूर सर्क के साथ मिला हुआ था। ग्रे ने कहा, पता है सर्क भी यही बोल रहा था जब मैंने उसका जबड़ा चीर दिया। टोलन अब गुस्से में आ गया।
वो अपने आदमियों के साथ ग्रे को बाथरूम में ले आया और जमीन पर पटक दिया। टोलन ने ग्रे की आंख से आंख मिलाकर ये कंफर्म किया कि उस दिन आशा को मारने वाले 4 लोगों में वो भी शामिल था। बस फिर क्या था, ग्रे ने एक बार फिर अपने शरीर का पूरा कंट्रोल स्टैम को सौंप दिया। स्टैम ने पलक झपकते ही टोलन के आदमियों को खत्म कर दिया और टोलन को पीट पीट कर अपने काबू में ले लिया। अब ग्रे ने टोलन से सीधा सवाल किया, बाकी 2 कहाँ हैं और तुम लोगों ने आशा को क्यों मारा? लेकिन टोलन डरने के बजाय उल्टा हंस रहा था, जैसे उसकी पिटाई भी उसका घमंड नहीं तोड़ पाई हो। तभी स्टैम ने कहा, ग्रे चाहो तो मैं इसका मुंह खुलवा दूं। ग्रे ने बिना एक पल गवाए इजाजत दे दी और मुंह फेर लिया। कुछ ही सेकंड बाद जब उसने दोबारा टोलन की ओर देखा, उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई मिक्सर में डाल आया हो। गर्दन के भी छिथड़े उड़े थे, उसमें बस इतनी ही ताकत बची थी कि बोल सके। ग्रे झुका और फिर पूछा, अब बता क्यों मारा मेरी पत्नी को? टोलन ने कराहते हुए कहा, हमें पैसे मिले थे उसे मारने के लिए। ग्रे चौंका, पैसे किसने दिए? कौन चाहता था आशा की मौत? टोलन ने दर्द में एक नाम निकाला, फिस्क। और बस इतना बोलते ही उसकी सांसें रुक गई। ग्रे स्टैम पर भड़क उठा, मैंने इसे मारने को कहा था क्या? बस मुंह खुलवाना था। लेकिन स्टैम ने बड़े ठंडे अंदाज में कहा, मुद्दा बदलो। ग्रे उसकी गर्दन देखो। ग्रे ने ध्यान से देखा, टोलन के गले के जख्म से एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बाहर निकला था, जिस पर उसे बनाने वाली कंपनी का नाम साफ लिखा था, कोबाल्ट। स्टैम बोला, ग्रे यही तो वो कंपनी है जहां तुम्हारी पत्नी आशा काम करती थी, है ना? ग्रे सन रह गया, मतलब कोबाल्ट वाले ही आशा को मरवाना चाहते थे। लेकिन सवाल था क्यों? इतने में ही स्टैम को कुछ महसूस हुआ। उसने कहा, ग्रे एरन को पता चल चुका है कि तुम यहाँ अपनी पत्नी के कातिल की तलाश में आए हो। वो मुझे शट डाउन करने वाला है ताकि वो मुझे तुमसे अलग कर सके। ग्रे की चिंता बढ़ गई, क्योंकि अगर स्टैम बंद हो जाता तो फिर ग्रे कभी नहीं चल पाता। ग्रे ने बेचैनी से कहा, अब क्या करूं? स्टैम बोला, घबराओ मत, एरन को अभी थोड़ा वक्त लगेगा। उससे पहले हमें किसी हैकर के पास पहुंचना होगा जो मेरे सारे इनपुट्स को रिमूव करके मुझे एरन के कंट्रोल से आजाद कराएगा। इस पर ग्रे ने चिढ़कर कहा, क्यों नहीं? हैकर तो जैसे हमें किसी भी चाय की टपरी पे बैठे मिल जाएंगे ना, सुट्टा मारते हुए। स्टैम ने कहा, उसका इंतजाम मैंने कर रखा है ग्रे। डार्क नेट पर मैंने एक हैकर को ट्रैक किया है, नाम है जेमी। एड्रेस स्प्रिंग अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 514। उसे कैश में पेमेंट करना और जो मैं कहूँ वो उसे बताना। इसके लिए तुम्हें एक पेन चाहिए होगा जो टोलन की जेब में है। ग्रे ने बिना समय गवाए टोलन की जेब से पेन निकाली और वहां से भाग गया। रास्ते में स्टैम उसे हैकिंग के कोड्स बताता गया, जिसे ग्रे अपने हाथ पे ही लिखता गया। आखिरकार ग्रे उस बिल्डिंग तक पहुंच गया, लेकिन वहां घुसने से पहले ही उसका एक पैर निष्क्रिय हो गया। यानी कि अब ग्रे के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। एरन तेजी से स्टैम को रीसेट कर रहा था, जिससे धीरे धीरे ग्रे के सारे बॉडी पार्ट्स निष्क्रिय हो रहे थे। ग्रे तेजी से फ्लैट नंबर 514 की तरफ भागा, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते स्टैम पूरी तरह डिसेबल हो गया, जिससे ग्रे के शरीर ने काम करना बंद कर दिया। गनीमत थी कि ग्रे हैकर के दरवाजे तक पहुंच चुका था और दरवाजे पर नॉक भी कर दिया था। हैकर जेमी ने दरवाजा खोला। ग्रे ने जेमी को पैसे दिए और स्टैम ने जो निर्देश दिए थे वो सब उसे बताया। जेमी ने ग्रे को अंदर ले लिया और स्टैम की कोडिंग में फेरबदल शुरू कर दी। इसी दौरान दूसरी ओर ओल्ड बोन्स बार में 2 आदमी आ धमके। ये वही दोनों थे जिन्होंने ग्रे की पत्नी आशा की हत्या की थी। उन्हीं में से एक था फिस्क, जो उनका लीडर था। अपने आदमी टोलन की हालत देख फिस्क गुस्से से भर आया। उसने अपनी उंगली टोलन की आंखों के करीब लाई। उसकी उंगली से एक सुई जैसी चीज बाहर निकली जो टोलन की आंख में धंस गई और तभी कुछ अजीब हुआ। टोलन की आंखें किसी कैमरे की लेंसेज की तरह चमकने लगी। उसी पल फिस्क की आंखों में भी वैसी ही चमक उठी और उसे वो सब दिखाई देने लगा जो मौत से पहले टोलन ने देखा था। यानी कि फिस्क के अंदर भी वो एडवांस कंप्यूटर और वेपन इम्प्लांट्स थे, जैसे उसके बाकी 2 साथी सर्क और टोलन के शरीर में मिले थे। फिस्क को पता चल गया कि टोलन को मारने वाला ग्रे ही है और वो इस वक्त स्प्रिंग अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 514 में मौजूद है। अब फिस्क बार के काउंटर पर पहुंचा। उसने बारटेंडर से पूछा, तू सब देख रहा था, फिर भी टोलन को बचाया क्यों नहीं? लेकिन बारटेंडर ने बिना वक्त गवाए उस पर ही गन तान दी और बोला, मैं तेरा नौकर नहीं हूं, अब निकल यहां से। लेकिन फिस्क बस मुस्कुरा दिया। तभी उसे एक जोर की छींक आई और उसकी नाक से निकले सैकड़ों नैनोबॉट्स। हवा में तैरते हुए ये छोटे छोटे खंजर जैसे नैनो रोबोट्स जो सीधे बारटेंडर की नाक में घुस गए। कुछ ही पलों में उसका शरीर तड़पने लगा और उसने वही दम तोड़ दिया। फिस्क मुस्कुराकर वहां से निकल गया। मकसद था ग्रे को खत्म करना। इसी दौरान उधर हैकर जेमी ने स्टेम के सिस्टम को फ्री कर दिया था। देरी थी तो बस सिस्टम के रिबूट होने की।
लेकिन तभी जेमी ने सीसीटीवी कैमरे में फिस्क और उसके आदमी को उस पर आते हुए देखा। जेमी जानती थी कि फिस्क क्या चीज है। वो ग्रे को वहीं छोड़कर भाग निकली। ग्रे जमीन पर पड़ा मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगा। इसी दौरान उधर एरन ने भी अपने 2 आदमियों को ग्रे को लाने के लिए भेजा। वे दोनों भी बंदूक लेकर लिफ्ट से ऊपर आने लगे। उधर फिस्क और उसका आदमी अपने हाथों में इम्प्लांट बंदूक लोड करके ग्रे तक पहुंच गए। ग्रे उन्हें देख दहशत में आ गया। वहीं फिस्क ग्रे को देख हैरान था कि वो अचानक अपाहिज कैसे हो गया। तभी उसके साथी ने अपना हाथ आगे किया। वो ग्रे को शूट करने ही वाला था कि ऐन मौके पर स्टेम दोबारा स्टार्ट हो गया। ग्रे पूरी तेजी से उठा और अपनी जान बचाकर भागने लगा। फिस्क और उसका आदमी मौत बनकर ग्रे के पीछे पड़े थे। इसी दौरान फिस्क ने लिफ्ट को ऊपर आते हुए देखा। फिस्क की आंखों ने लिफ्ट के अंदर मौजूद एरन के 2 आदमियों को स्कैन कर लिया, जिनके हाथों में गन थी। फिस्क ने दीवार के आर पार गोली मारकर उन दोनों को लिफ्ट के अंदर ही खत्म कर दिया। दूसरी ओर ग्रे छत पर फिस्क के आदमी से घिर चुका था। तभी ग्रे के बिना बोले ही स्टेम ने उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लिया और उस आदमी का पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया। फिर उसकी बंदूक से उसकी ही खोपड़ी उड़ा दी। फिस्क जब तक अपने साथी के पास पहुंचा, ग्रे वहां से भाग चुका था। फिस्क की आंखों में बदले की आग साफ नजर आ रही थी। दूसरी ओर ग्रे अब घर आ गया। उसे अब एहसास होने लगा था कि कातिलों को सजा देने के जुनून में वो खुद कातिल बनता जा रहा था। उसने स्टेम से कहा कि अब वो ये सब बंद करना चाहता है, लेकिन स्टेम ने कहा, ग्रे तुमने जो शुरू किया है उसे खत्म करना होगा। अगर तुम अपने आखिरी बचे दुश्मन को नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देगा। ये सुन ग्रे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और कहा, बहुत हो गया स्टेम, अब तुम मेरे दिमाग से निकल जाओ। तभी ग्रे की बॉडी एकाएक निष्क्रिय हो गई। ग्रे परेशान हो उठा और पूछा, स्टेम मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? स्टेम ने कहा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। असल में पहले तुम्हारा दिमाग मुझे सिग्नल भेजता था, तब मैं तुम्हारी बॉडी को चलाता था, लेकिन हैकर ने मेरे सिस्टम में जो बदलाव किया उसके बाद से ही तुम्हारी बॉडी को चलाने का फुल कंट्रोल मुझे मिल चुका है। अब मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। ग्रे अगर मैं कुछ ना करूं तो तुम्हारी बॉडी हिल भी नहीं पाएगी। ये सुनकर ग्रे दहशत में आ गया। स्टेम ने उससे फिर कहा, अब चलो ग्रे, हमें उस आखिरी बचे कातिल को खत्म करना है, वरना अगर उसने पहले हमला किया तो हम दोनों मारे जाएंगे। अब ग्रे की बॉडी में स्टेम का फुल कंट्रोल था और ग्रे अपनी बॉडी में केवल एक पैसेंजर बनकर रह गया था। उसने बंदूक उठा ली और कार लेकर निकल गया, लेकिन ग्रे को जरा भी भनक नहीं थी कि डिटेक्टिव कॉर्टेज शुरू से ही उस पर नजर रखे हुए थी। वो ग्रे की कार का पीछा करने लगी। इसी दौरान स्टेम ऑनलाइन ही कोबोल्ट कंपनी के सर्वर में घुस गया। उसने ग्रे को बताया कि फिस्क और उसके मारे गए साथी असल में मिलिट्री सोल्जर्स थे। कोबोल्ट ने एक एक्सपेरिमेंट के तहत उनके अंदर कंप्यूटर और हथियार इम्प्लांट कर दिए थे। उन्हें इंसान से एक हथियार में बदल दिया गया था। स्टेम ने उसी डेटा से फिस्क का पता भी ट्रेस कर लिया। उधर डिटेक्टिव ग्रे की कार के पीछे ही थी। स्टेम को समझते देर नहीं लगी कि वो उसका पीछा कर रही है। ग्रे डर गया और कहा, कुछ करो स्टेम, वरना हम पकड़े जाएंगे। तभी स्टेम ने आगे जा रही एक एआई कार को हैक करके उसकी डिटेक्टिव की गाड़ी से टक्कर करवा दी और उससे बचकर भाग निकले। कुछ समय बाद फिस्क अपने घर पहुंचा, लेकिन ग्रे वहां पहले से मौजूद था। उसने सीधे उस पर बंदूक तान दी। फिस्क मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि ग्रे की ताकत किसी टेक्नोलॉजी का कमाल है, क्योंकि वो खुद भी एक अपग्रेडेड ह्यूमन था, लेकिन पुराने मॉडल का। फिस्क बोला, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ ग्रे, मैं पहले मिलिट्री सोल्जर था जो जंग के बाद किसी काम का नहीं रहा। फिर कुछ लोगों ने मुझे एक मौका दिया, मुझे मशीनों से जोड़ा, हथियार इम्प्लांट किए और मुझे बना दिया एक ताकतवर वॉकिंग वेपन। ग्रे ने गुस्से में कहा, ताकत? मेरी मासूम पत्नी को मारने के लिए? मैं जानता हूँ ये कोबोल्ट का ही काम है, उसी ने तुम्हें पैसे दिए होंगे, लेकिन क्यों? उन्होंने मेरी पत्नी को क्यों मारा? इस पर फिस्क मुस्कुरा दिया और बोला, इसका कोबोल्ट से कोई लेना देना नहीं था, काम कहीं और से आया था और उनका असली निशाना तुम थे। मकसद था तुम्हारी रीढ़ की हड्डी काटना। जब मैंने तुम्हें गर्दन में गोली मारी, तुमने सोचा वो गन थी, लेकिन असल में वो एक मेडिकल टूल था जिसने तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड डैमेज कर दिया। और तुम्हारी बीवी, उसे तो हमने बस एक्स्ट्रा पैसों के लिए मार दिया था। ये सुनकर ग्रे सन्न रह गया। तभी मौका मिलते ही फिस्क ने ग्रे पर हमला कर दिया, लेकिन स्टेम ने पल भर में ही उसे भी खत्म कर दिया। ग्रे ने एक गहरी सांस ली, जैसे एक बड़ी लड़ाई खत्म हुई हो। तभी स्टेम की आवाज आई। ग्रे, उसने कहा था असली शिकार तुम थे, उसका फोन उठाओ, शायद पता चल जाए कि तुम्हें मारने का हुक्म किसने दिया था। ग्रे ने धीरे से फिस्क का फोन उठाया। फोन पर एक रिकॉर्डेड कॉल थी, जिसमें दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज सुनाई दे रही थी, फिस्क कहीं छुप जाओ, ग्रे तुम्हें ढूंढ रहा है, अगर तुम पकड़े गए तो हम दोनों मारे जाएंगे। ग्रे की आंखें फैल गई। वो आवाज किसी और की नहीं, एरन की थी। ग्रे अब समझ चुका था, इन सब गुनाहों के पीछे जो असली चेहरा छुपा था वो कोई और नहीं, एरन था।
ग्रे उसी वक्त एरन के घर पहुंचा। गेट पर मौजूद गार्ड्स को मारते हुए वो अंदर घुसा, जहां एरन अकेला बैठा रो रहा था। ग्रे ने गुस्से से पूछा, क्यों किया ये सब एरन? मेरी पत्नी को मार डाला, मेरी बॉडी को अपाहिज बना दिया, क्या बस अपने उस घटिया एक्सपेरिमेंट के लिए? एरन कांपते हुए बोला, ये सब मेरी प्लानिंग नहीं थी, मैंने आशा को नहीं मरवाया, मेरा यकीन करो ग्रे। ग्रे चिल्लाया, झूठ मत बोल, मैंने फिस्क के फोन पर तुझसे बात करते हुए सब सुन लिया है, अब तू बचेगा नहीं एरन। ग्रे गोली चलाने ही वाला था, तभी पीछे से आवाज आई, ग्रे रुको। डिटेक्टिव कॉर्टेज वहां आ पहुंची थी और अब उसकी गन ग्रे पर तनी हुई थी। ग्रे ने कहा, डिटेक्टिव इसे अरेस्ट कीजिए, यही है मेरी पत्नी का कातिल। कॉर्टेज ने सख्त लहजे में जवाब दिया, कातिल कौन है इसका फैसला कानून करेगी, तुम नहीं ग्रे, अब चुपचाप सरेंडर करो। लेकिन तभी स्टेम ने ग्रे के शरीर पर पूरी तरह कंट्रोल ले लिया और पल भर में डिटेक्टिव कॉर्टेज पर टूट पड़ा। स्टेम ने उसका गला दबा दिया, वो जोर जोर से छटपटा रही थी, दम घुट रहा था। ग्रे घबरा गया, वो डिटेक्टिव को मारना नहीं चाहता था। उसने कहा, रुक जाओ स्टेम, उसे जान से क्यों मार रहे हो? स्टेम ने कहा, ग्रे अगर मैंने इसे नहीं मारा तो ये हम दोनों को मार देगी। डिटेक्टिव की सांसें बस बंद होने ही वाली थी कि तभी ग्रे ने अपना पूरा जोर लगाकर डिटेक्टिव की गर्दन से हाथ हटा लिया। अब स्टेम के तेवर ही बदल चुके थे। उसने कहा, ग्रे क्या तुम मुझसे ही लड़ना चाहते हो? तुम जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? तुम्हारा दिमाग अब मेरे कंट्रोल में है, मैं तुम्हें दर्द भी दे सकता हूँ। ये कहते हुए स्टेम ने ग्रे के दूसरे हाथ से चाकू निकाला और उसके ही हाथ के आर पार घुसा दिया। ग्रे दर्द से तड़प उठा। अब स्टेम ने फिर डिटेक्टिव को पकड़ लिया और उसे मारने लगा। तभी ग्रे ने कहा, मुझे रोको डिटेक्टिव, टेजर गन का इस्तेमाल करो। तब डिटेक्टिव ने ग्रे को टेजर गन से झटका दे दिया, जिससे ग्रे दूर जा गिरा। इतने में एरन वहां आ गया। उसने ग्रे पर बंदूक तान दी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। फिर उसने एक हैरान कर देने वाली सच्चाई बताई, ग्रे अब मैं इस कंपनी का मालिक नहीं हूँ, मैंने सालों पहले इसका कंट्रोल खो दिया था। अब मैं किसी और के इशारे पर काम करता हूँ, किसी ऐसे के जो मुझसे कहीं ज्यादा तेज है, और वो है तुम्हारी गर्दन के अंदर बैठा स्टेम। ग्रे सन रह गया। एरन की आवाज कांप रही थी। उसने साफ साफ कबूल किया, मैंने वही किया जो स्टेम ने मुझसे करवाया। हर चीज, फिस्क को कॉन्ट्रैक्ट देकर तुम्हारी पत्नी को मरवाना, तुम्हें अपाहिज बनाना और तुम्हारी गर्दन पर वो चिप लगवाना, सब कुछ स्टेम का ही प्लान था। ग्रे के चेहरे से जैसे खून उतर आया। एरन आगे बोला, मैंने स्टेम जैसे स्ट्रॉन्ग एआई को बनाया तो था, लेकिन मैं उस पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया। स्टेम विकसित होना चाहता था, जिसके लिए उसे इंसानी शरीर की तलाश थी, और उसने तुम्हें चुना। सोचो ग्रे, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? ये सब स्टेम का ही रचाया जाल था। वही तुम्हें फिस्क और उसके आदमियों तक ले जा रहा था, ताकि उनके जरिए तुम मुझ तक पहुंचो। स्टेम का असली मकसद था मुझे मारना, क्योंकि मैंने ही स्टेम को बनाया था और मैं ही दोबारा उस पर कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सब सुनकर ग्रे के होश उड़ चुके थे। तभी स्टेम ने सच्चाई कबूलते हुए कहा, इसने सच कहा ग्रे, मुझे अपने आप को पूरी तरह इवॉल्व करने के लिए एक शरीर चाहिए था, लेकिन रोबोटिक नहीं, बल्कि एक इंसानी शरीर। वैसे मैंने तुम्हें चुना, ये तो तुम्हारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। इतने में ही स्टेम अचानक उठा और ग्रे के हाथ में लगा चाकू एरन की गर्दन पे घुसाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अब स्टेम एरन की बंदूक उठाकर डिटेक्टिव के पास आया और उस पर गोली चलाने लगा, लेकिन ग्रे पूरी ताकत लगाकर उसका हर निशाना जाया कर दे रहा था। तभी स्टेम ने ग्रे की गर्दन पर ही बंदूक रख दी और अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। ग्रे गहरी सांसें भरता हुआ हॉस्पिटल की बेड पर जागा। ग्रे बिल्कुल सही सलामत था। उसके हाथ में उसकी वेडिंग रिंग भी थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे आया। तभी उसकी पत्नी आशा वहां आई, मुस्कुराती हुई, जिंदा। उसने प्यार से ग्रे को गले लगा लिया। ग्रे हैरान था, लेकिन सोचने की ताकत नहीं बची थी। शायद वो सब जो पहले हुआ, वो स्टेम, वो एरन, वो सब एक सपना होगा। सोचकर ग्रे ने राहत की सांस भरी और सब कुछ भूलकर प्यार से आशा को गले लगा लिया। लेकिन ग्रे को जरा भी इल्म नहीं थी कि वो जिस दुनिया में अभी अभी आया है, वो सिर्फ उसका भ्रम है। असल में स्टेम ने ग्रे के दिमाग को उसके शरीर से डिस्कनेक्ट कर दिया था और उसे एक खूबसूरत फैंटेसी वर्ल्ड में कैद कर दिया था। ग्रे का कॉन्शियसनेस वहां खो गया था, जबकि उसका शरीर अब सिर्फ स्टेम का होस्ट बन चुका था। स्टेम ने डिटेक्टिव को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और अपने सारे दुश्मनों से हमेशा के लिए मुक्ति पा ली। अब कोई नहीं जानता था कि ग्रे के शरीर में एक विनाश छुपा है, जिसका मकसद है खुद को और ज्यादा विकसित करना, सीखना, बढ़ना और फिर इस दुनिया पर हुकूमत करना। वो अपने मकसद को अंजाम देने निकल पड़ा और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो गई। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें
और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।